चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर एक अहम बैठक की। पीएम आवास पर सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश दिए कि अफगानिस्तान से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है, बल्कि जो भी सिख हिंदू अल्पसंख्यक यहां आना चाहते हैं उनकी मदद की जाए। सीसीएस की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थे। इतना ही नहीं, बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी बैठक में मौजूद रहे। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों के बीच होड़ से लग गई है और काबुल एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अफगानिस्तान के डरे सहमे लोगों को इस समय तालिबान से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है और वो है देश छोड़ना, जिसके लिए लोग जान दांव पर लगाकर एयरपोर्ट में दाखिल होते दिखे। दहशत का आलम यह है कि जो लोग गेट से अंदर नहीं घुस पाए वो रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़े और अंदर कूदने लगे। लेकिन इन लोगों का डर उस समय सच साबित हो गया जब दीवार पर चढ़े एक शख्स को तालिबान के एक लड़ाके ने गोली मार दी। जिस समय बंदूक से निकली गोली उस शख्स की ओर आई, वो काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर बैठा था। उसे वो गोली लगी भी, लेकिन गोली लगने का दर्द तालिबान के डर के आगे कुछ नहीं था, क्योंकि गोली लगने के बावजूद वो शख्स दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। एक दिन पहले भी काबुल एयरपोर्ट से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी, जिन्हें देखकर जाहिर हो गया कि वहाँ के लोगों को मौत मंजूर है, लेकिन तालिबान शासन नहीं। दिन बीता, लेकिन वहाँ के हालात जस के तस बने रहे और अगले दिन भी काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इस उम्मीद से इकट्ठा हुई कि किसी तरह वो अफगानिस्तान में 20 साल बाद लौटे तालिबान शासन से दूर जा सके। वहां के लोग शरिया कानून के नाम पर लोगों के साथ होने वाली बर्बरता को अभी भूले नहीं हैं। बीते 20 सालों में उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने और अतीत के उस काले पन्ने को फाड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन अमेरिका के वहां से सेना हटाने के फैसले ने एक झटके में उनके पैरों तले की जमीन खींच ली और वो अपना घर, अपना देश छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने लगे। एयरपोर्ट का वो रनवे जिस पर कभी विमान चलते थे, उस पर लोगों की भीड़ यहाँ वहाँ भागती दिखी। घबराहट और दहशत का आलम ये था कि लोग जो मिले उसी विमान में बैठने को तैयार दिखे। बीच बीच में सायरन और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी। लेकिन तालिबान शासन से खौफजदा लोग जैसे सर पर कफन बांध कर निकले थे। उन्हें मरना मंजूर था, लेकिन अफगानिस्तान में आए तालिबान राज में रहना नहीं। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी दिखे, जो जमीन पर बैठकर विमान आने का इंतजार करते दिखे। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो किसी बस अड्डे पर लोग बस की राह देख रहे हों। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वहाँ इंसानों का नहीं बल्कि चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। वहाँ लगी जैम की तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा काबुल सड़कों पर आ गया। तालिबान आए तो वहाँ रहने वाले सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग भी सहम गए। उन्होंने काबुल के गुरुद्वारे में शरण ली और वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई। खानू बेनती है कि सानू इधरों कनाडा या अमेरिका कढ़िया जावे। अगों की हो सकता है कोई पता नहीं है, हालात बहुत खराब हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी के माहौल के बीच अमेरिका ने दो टूक कहा कि वो वहाँ से अपनी सेना हटाने के फैसले पर डटा रहेगा। How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं। उसके लड़ाकों के वहाँ की अलग अलग जगहों पर घुसने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है। जहां तालिबान के लड़ाके आराम से कुर्सियों पर बंदूक लेकर बैठे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये तस्वीरें महज तस्वीर नहीं थी, बल्कि इसके जरिए दुनिया के सामने ये संदेश गया कि अफगानिस्तान ने 20 साल में जो हासिल किया वो कुछ महीनों में उसने खो दिया। एक तरफ वहां रहने वाले लोग डर कर देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान के लड़ाके अपनी जीत पर इतरा रहे हैं। जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई।
जिनमें तालिबान के लड़ाके बच्चों के पार्क में मौज मस्ती करते दिखे। जिन छोटी छोटी गाड़ियों पर बैठकर कभी अफगानिस्तान के बच्चे खेला करते थे, उन पर बंदूक लिए तालिबान के लड़ाके बैठे दिखे। यही नहीं, वो बच्चों के झूले पर बैठकर झूला झूलते भी नजर आए। अफगानिस्तान की सीमा पर वीरान पड़े इलाकों पर रहने वाले तालिबान के लड़ाकों को देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने कभी ऐसा झूला देखा ही नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ भूलकर उनका मजा ले रहे थे। तालिबान के आने से सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को बताया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए उनके नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। और यही वजह है कि एक दिन पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठाया और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर चिंता जताई। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए काबुल में कुछ महिलाएं सामने भी आईं और तालिबान लड़ाकों के सामने पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। कहने को तो ये केवल 4 महिलाएं थी, लेकिन वो तालिबान के लड़ाकों के सामने बहादुरी के साथ डटकर खड़ी रहीं और शरिया कानून का विरोध करती रहीं। ये महिलाएं लगातार नारे लगाती रहीं। इस दौरान वहां खड़े तालिबान के लड़ाके कुछ नहीं बोले और चुपचाप यहाँ वहाँ चहलकदमी करते रहे। वहीं तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच भारत ने वहां के नागरिकों के लिए इमरजेंसी वीजा के नियम जारी कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के हालात को ध्यान में रखते हुए पहली बार अफगानिस्तान के लोगों को इमरजेंसी वीजा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प खोला है, जिसके लिए अफगानिस्तान के सभी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। खबर है कि भारतीय दूतावास सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वीजा देने का फैसला करेगा। बताया जा रहा है कि पहली बार वीजा केवल 6 महीने के लिए दिया जाएगा। अभी तक अफगानिस्तान के लोगों को ऑनलाइन वीजा नहीं दिया जाता था, उन्हें इसके लिए भारतीय दूतावास जाना पड़ता था। इस बीच वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान काबुल से 150 भारतीयों को लेकर भारत लौट आया। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत की पहली प्राथमिकता है कि वो वहां फंसे अपने नागरिकों को वतन लाए। और इस कोशिश में तब एक बड़ी कामयाबी मिली जब काबुल से 150 भारतीय भारत लौट आए, जिनमें आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवान शामिल हैं। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जब गुजरात के जामनगर में उतरा तो सुरक्षित वतन वापसी करने वाले लोगों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। खुद राज्य के मंत्री धर्मेंद्र सिंह जडेजा वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों का स्वागत किया, जिसके बाद ये सभी लोग गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और वहां से गाड़ियों में सवार होकर निकले। हिंडन एयरबस से अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए सभी यात्रियों को इस वक्त देख सकते हैं आप, सुरक्षा घेरे में यहां से निकाला जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें यहां से निकाला जा रहा है। बिना किसी एक खरोंच के भी हम इतने बड़े ट्रुप्स और कंटिंजेंट को एम्बेसी ऑफ इंडिया सारे लोगों की जो हमारी टीम थी वो उनको मिला के निकाल के लाई। इससे पहले C-17 ग्लोब मास्टर विमान जब अफगानिस्तान से उड़ा तो फ्लाइट के अंदर बैठे लोगों ने चैन की सांस ली। विमान के अंदर की जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लग गया कि अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलकर उन्हें कितना सुकून मिला है। भारत पहुंचकर भारतीय दूतावास ने तो खुलकर ये बात कही। भारत लौटने वाले आईटीबीपी के जवानों का परिवार भी बेहद खुश दिखा और उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। जितने भी सभी लोग सुरक्षित वहां से वापस आए उनमें भारत सरकार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब भी अफगानिस्तान में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी की कोशिश में भारत सरकार दिन रात जुटी हुई है। खबर तो ये भी है कि भारतीय दूतावास को खाली कराने के दौरान हालात बिगड़ गए थे। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि काबुल में भारत का दूतावास भी तालिबान की निगरानी में था और उनके लड़ाके हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गए थे। यही नहीं, एयरपोर्ट के रास्ते में भी कुछ लोगों को तालिबान ने रोका। हद तो तब हो गई जब दहशतगर्दों ने भारतीय कर्मचारियों का कुछ निजी सामान भी छीन लिया। ऐसे में जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो भारी भीड़ के बीच भारत के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो गया। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और एस जयशंकर के बीच देर रात हुई बातचीत भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई। बताया तो यह भी जा रहा है कि काबुल से भारतीयों को रेस्क्यू करने पर प्रधानमंत्री की लगातार नजर बनी हुई थी। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम मोदी हालात को लेकर अधिकारियों के संपर्क में थे और देर रात तक वो अधिकारियों से हालात की जानकारी लेते रहे। और यही नहीं, जब काबुल से वायुसेना का विमान उड़ा तो इस बात की जानकारी भी उनको दी गई, जिसके बाद उन्होंने ये निर्देश दिया कि जो लोग लौट रहे हैं उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम जामनगर में किया जाए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया कि भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों को लाना काफी मुश्किलों भरा रहा। हालांकि ये काम पूरा हो गया। उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मदद की। यही नहीं, अफगानिस्तान के मुद्दे पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की एक बैठक भी हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस बैठक में उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल समेत कुछ बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हुए, जिसमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से कैसे निकाला जाए इस मुद्दे पर चर्चा हुई। जिस वक्त ये बैठक शुरू हुई उससे कुछ देर पहले ही काबुल से वायुसेना का एक विमान भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों को लेकर लौटा था। राजस्थान के बाड़मेर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी ने साधु की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने शराब के नशे में मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिखा कि उस आदमी ने साधु को पटक पटक कर मारा। उसने उसकी धोती भी फाड़ दी। इस दौरान वो खुद भी कई बार जमीन पर गिरा, लेकिन इसके बावजूद उसने साधु की पिटाई जारी रखी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वहाँ आसपास उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। हालांकि बाद में इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर के लाल चौक इलाके से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। वहां आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस ने मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे लोगों पर सख्ती की, क्योंकि 1990 से इस इलाके में मुहर्रम के जुलूस की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन कई लोगों ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए वहां मुहर्रम का जुलूस निकालने की कोशिश की, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया और जुलूस में शामिल लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया तो ये लोग जोर जोर से मातम मनाने लगे। हालांकि पुलिस वाले भी डटे रहे और इन लोगों को पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो दो लड़के खुद को जोर जोर से जंजीर से मारने लगे। ये देख पुलिस वाले कुछ देर के लिए पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही इनका जोश ठंडा पड़ा पुलिस वाले इनको काबू में कर अपने साथ ले गए। इस पूरे हंगामे की वजह से वहाँ काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जिन लोगों को पुलिस गाड़ी में बैठाने में सफल रही उनको लेकर फौरन वहाँ से चली गई, जिससे जुलूस में शामिल बाकी लोग भड़क गए और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लिहाजा पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस घटना पर कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट किया और ये साफ किया कि वो सभी की धार्मिक भावनाओं और प्रार्थनाओं का सम्मान करती हैं, लेकिन किसी को भी शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के बारा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नगर परिषद की बैठक में विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसके विरोध में उन्होंने खूब हंगामा किया। बैठक की शुरुआत में ही बीजेपी के पार्षदों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। हंगामे के दौरान एक पार्षद अपनी जमीन से उठी और सामने रखी मेज को गिरा दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो बवाल बढ़ता ही चला गया। बीजेपी के दूसरे पार्षदों ने भी मेज और कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। साथ ही हंगामा कर रहे पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त से इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के पार्षदों ने आरोप लगाया कि बिना काम किए फर्जी सूची सबके सामने रखी गई। 141 कामों की झूठी सूची दी गई है। 12 नगर परिषद में कोई काम नहीं हुआ है। हंगामा बढ़ता देख आयुक्त ने 15 मिनट में ही बैठक खत्म कर दी और वहां से चले गए। देहरादून दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पार्टी पहले ही राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी। और अब केजरीवाल ने अपने दौरे पर कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की घोषणा कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। अजय कोठियाल के साथ केजरीवाल ने देहरादून में एक रोड शो किया, जिसमें फूलों से सजी एक गाड़ी पर सवार केजरीवाल और अजय कोठियाल लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। इस रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो देशभक्ति के गीतों पर झूमते दिखे। सीएम केजरीवाल के स्वागत के लिए शहर की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बाजारों में तमाम लोग जो है वो इस रोड शो को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अजय कोठियाल के कामों की जमकर तारीफ की। तो मैं समझता हूं कि इनके हाथों में अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उत्तराखंड का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सुनहरा होगा।
जबकि दूसरा बड़ा ऐलान केजरीवाल की ओर से ये किया गया कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाई जाएगी। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां चोरी के आरोप में एक युवक को भीड़ ने बीच बाजार जमकर पीटा। बताया गया कि ये चोर बाजार में किसी महिला का थैला लेकर भागने की फिराक में था। तभी कुछ लोगों ने उसे धर दबोचा। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से एक आदमी ने आरोपी युवक की कॉलर पकड़ी और उतनी देर में ही पीछे से एक शख्स ने उसे तमाचा जड़ दिया। इसके बाद तो वहां मौजूद भीड़ उस पर एकदम टूट पड़ी। इस दौरान वहां पुलिस भी दिखाई दी। एक सिपाही ने आगे आकर लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की एक न चली और उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद तो वो हिंसक भीड़ उस लड़के को अपने साथ ले गई। बेतहाशा लोग उसे घेरे नजर आए। हालांकि कुछ लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ किसी की बात सुनने को राजी नहीं दिखी। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि राज्यसभा में 10 और 11 अगस्त को हुए हंगामे पर सरकार की तरफ से एक लिखित शिकायत दर्ज की गई। इस शिकायत में उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने सदन में हंगामा किया, मेज पर चढ़े और महिला मार्शल से धक्का मुक्की की। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में कांग्रेस के रिपुन बोरा, प्रताप सिंह बाजवा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 8 ऐसे सांसद हैं जिनके नाम लिखे। इसके अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि जानकारी ये है कि सभापति इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इनको कड़ा मैसेज देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें विपक्ष के सांसदों को भी शामिल किया जाएगा। ये कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आरोपी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से 24 अक्टूबर को होगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें भारत को ग्रुप 2 में रखा गया है। इसी ग्रुप में पाकिस्तान भी है, जिसके साथ 24 अक्टूबर को भारत का मुकाबला होगा। तमिलनाडु की एक राज्यसभा सीट पर 13 सितंबर को उपचुनाव होगा। इसी दिन नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने फिर समन्स भेजे और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुबह 11 बजे पेश होने को कहा। केरल के कोझिकोड जिले में बीजेपी का नया दफ्तर खोला गया। इसका उद्घाटन दिल्ली से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑनलाइन किया। इस मौके पर नड्डा ने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं को केरल सरकार जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। हमारे राहुल गांधी जी का भी आजकल पॉलिटिकल टूरिज्म केरला में चल रहा है। सांसद अतुल राय मामले में कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई हो सकती है। एक दिन पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस मामले से जुड़ी लड़की और उसके साथी ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इन कंबलों से और झाड़ू से उनके ऊपर जो है लगी आग को बुझाने की कोशिश की और सभी सुरक्षाकर्मी तुरंत ही यहाँ पर हरकत में आया। खुदकुशी की कोशिश से पहले लड़की और उसका साथी काफी देर तक फेसबुक पर लाइव भी रहे। उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए। हालांकि यूपी के घोसी से सांसद अतुल राय के प्रतिनिधि ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय पे दबाव बनाने के लिए मीडिया ट्रायल के लिए इस प्रकार का कुपित पीड़िता द्वारा आरोपित लड़की द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया। इन लोगों ने इलाके के बीजेपी विधायक पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया। और जैसे ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में नारे भी लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर बीजेपी की इस यात्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस किसी तरह हंगामा कर रहे लोगों को संभालने में कामयाब रही। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की अगुवाई में हो रही इस यात्रा में कुछ लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। ऋषिकेश विधानसभा की जनता ने तो 3 बार आशीर्वाद दिया। 15 सालों से भाजपा का विधायक है, उसके बाद भी आज ये कह रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा। कांग्रेस के लोगों ने चेतावनी दी कि आगे भी वो लोग महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मामूली विवाद में 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए और ये बताया गया कि इन लोगों के बीच बाढ़ की मार झेल रहे इलाके में नाव चलाने के मुद्दे पर बात बिगड़ी थी।
जो सुलझने के बजाय उलझती चली गई। वहाँ हंगामा होने लगा। देखते ही देखते दोनों गुटों के लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। नौबत ये आ गई कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। उन्होंने कुर्सियों से भी हमला किया। एक शख्स को तो 3 लोगों ने घेर लिया। एक लगातार उसे कुर्सी से मारता रहा, दूसरे ने उसे पकड़ लिया और तीसरे ने उसे पीटने के लिए डंडा उठा लिया। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने उसकी जान लेने का मन बना लिया हो। वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। वो आखिरकार जमीन से उठा और जो शख्स लाठी से मार रहा था उसके हाथ को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने भी उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन उसके सिर से बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में उसके सिर पर कपड़ा बांधा गया। इस बीच पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई। बताया गया कि इस हंगामे के दौरान 3 लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ियों का ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में जोरदार स्वागत किया। पुरुषों की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल बाद भारत के लिए मेडल जीता, तो वहीं महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। और जब वो टोक्यो में भारत का नाम रोशन करके भुवनेश्वर लौटे, तो उनके स्वागत के लिए राज्य के खेल मंत्री और खेल सचिव एयरपोर्ट पहुंच गए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उन खिलाड़ियों के सामने ओडिशा का पारंपरिक डांस भी पेश किया गया। 2 बसों के जरिए खिलाड़ियों को होटल के लिए रवाना किया गया। उस रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ वहां के लोग उनके स्वागत में खड़े दिखे। जिस बस से वो होटल पहुंचे, उसे भी तिरंगे के रंग में सजाया गया। जगह जगह खिलाड़ियों के स्वागत में होर्डिंग्स लगे नजर आए। मॉस्को के पास दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। वहां सेना का एक हवाई जहाज अपनी टेस्ट फ्लाइट के दौरान ही क्रैश हो गया और उसमें सवार 3 लोग मर गए। सेना के जवानों, सामान और हथियारों को ले जाने वाला ये पहला विमान है जो पूरी तरह रूस में बनाया गया है और इसी महीने एक कार्यक्रम में इसे दुनिया के सामने पेश भी किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही हवाई जहाज दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। वो आसमान में उड़ता तो नजर आया, लेकिन उसका एक इंजन आग की लपटों में धधकता दिखा। हालांकि फिर भी विमान ने संतुलन बनाए रखा, मगर फिर वो टेढ़ा होने लगा और देखते ही देखते औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। हवाई जहाज के नीचे गिरते ही इतनी तेज धमाका हुआ कि ऐसा लगा जैसे कोई दमदार बम घने जंगल में गिरा हो। विमान के क्रैश होने का वीडियो जिन लोगों ने बनाया, अपनी आंखों के सामने ऐसा भयानक हादसा देखकर उनके भी होश उड़ गए। चंद मिनट पहले सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर शान से उड़ रहा हवाई जहाज मिट्टी में मिल गया। जमीन पर विशाल विमान के टुकड़े बिखर गए और उसमें सवार 2 पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर मौत की नींद सो गए। राजस्थान के अजमेर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 ट्रकों के बीच टक्कर के बाद उनमें आग लग गई। इस हादसे में 4 लोग झुलस गए और अपनी जान गंवा बैठे। क्योंकि बीती रात हाईवे पर दोनों ट्रकों के बीच हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनसे उठ रही लपटों को दूर से देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। बीच हाईवे पर ऐसी तस्वीरें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे से उजाला हो गया और ट्रकों में लगी आग फैलती चली गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझा लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बचा पाए। तो वो थी उन ट्रकों में सवार जिंदगियां। फायर ब्रिगेड मंगाकर आपको काबू पा लिया है। इसमें 4 आदमियों की डेथ कैजुअल्टी हुई। इस हादसे में दोनों ट्रक भी जलकर लगभग राख हो गए। ऐसे में उन्हें वहां से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई और उस रास्ते को साफ कराया गया। बिहार में बाढ़ से जूझ रहे जिलों में प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया। इस काम के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को लगाया गया, जो 24 घंटे बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी। जिसकी एक तस्वीर भागलपुर के नाथनगर इलाके से सामने आई। वहां बाढ़ में फंसी एक महिला और उसके नवजात बच्चे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की एक टीम फौरन एक्शन में आई और वो नाव पर सवार होकर उस महिला के घर की ओर निकल पड़ी। कुछ आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी ये टीम अपने साथ लेकर गई, ताकि अगर जरूरत पड़े तो महिला और उसके बच्चे को फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। जब ये टीम उस महिला के घर पहुंची तो उन लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए घर की छत पर शरण ले रखी थी। एसडीआरएफ टीम को देखते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली और जल्द ही महिला और उसके बच्चे को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। पूरा सैलाब से उनका घर घिरा हुआ था, उसमें जा करके
सुरक्षित बच्चे को निकाल करके और हॉस्पिटल तक ले पहुंचाया। जिस इलाके में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वहां के ज्यादातर मकान बाढ़ में डूबे नजर आए और पूरे इलाके पर पानी ने कब्जा जमा रखा था। बिहार में भागलपुर समेत करीब 15 जिले इस वक्त बाढ़ की भीषण मार झेल रहे हैं, जहां लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाई। ऐसे में कई लोग तो जान बचाने के लिए अपने गांवों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिसकी मार से बेगूसराय जिले की 18 पंचायतें भी नहीं बच पाईं। बाढ़ से हालात बिगड़ते तो वहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुद लोगों का हाल जानने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। इलाके के सांसद को अपने बीच देखकर बाढ़ में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली और केंद्रीय मंत्री ने भी लोगों को मदद का पूरा भरोसा दिया। इस बार जो बाढ़ आया है बेगूसराय में, वो बाढ़ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राहत टीम के साथ नाव पर सवार केंद्रीय मंत्री इसी तरह पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों से हालचाल पूछते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने उन राहत शिविरों का दौरा किया जहां बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया। बेगूसराय की जो पंचायतें बाढ़ से जूझ रही हैं, उनमें कुछ की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आई। बाढ़ के पानी ने कच्चे पक्के सभी मकानों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, लिहाजा जान बचाने के लिए लोग किसी तरह नाव का जुगाड़ कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते नजर आए। जबकि कई परिवार तो ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ के बीच मकान पर पूरे परिवार के साथ जिंदगी जीने को मजबूर दिखाई दिए। कमोबेश ऐसे ही हालात मोकामा जिले में भी दिखाई दिए। वहां की उफान पर बह रही गंगा नदी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख किया तो लोगों की जिंदगी ही पटरी से उतर गई। घर, मकान, दुकान और नेशनल हाईवे पर पानी का कब्जा दिखा। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। इलाके के एक अंडरपास में तो घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के पानीपत की सड़कों पर सबका जोश हाई दिखा, क्योंकि गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पहली बार अपने घर समालखा पहुंचे। लेकिन उससे पहले ही पानीपत से लेकर उनके घर तक स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा थामे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की झलक पाने को बेताब दिखे। पानीपत पहुंचते ही नीरज को उनके प्रशंसकों ने घेर लिया। उनका स्वागत फूल माला, शॉल और गुलदस्तों से किया गया। इसके बाद जब नीरज यहां से अपने घर के लिए रवाना हुए तो उनके काफिले ने मानो रैली की शक्ल ले ली। चारों तरफ उनके चाहने वाले उनके साथ अपनी मोटरसाइकिलों और कारों के साथ हो लिए और नीरज किसी फिल्मी हीरो की तरह कार की खुली छत से सबका अभिवादन करते नजर आए। ओलंपिक में अपने भाले से इतिहास रचने वाले नीरज ने अपने रिकॉर्ड टूटने की भविष्यवाणी भी कर दी। आने वाला जो टाइम है उसमें हमारा स्पोर्ट्स ऊपर उठेगा। जो बच्चे गेम देख रहे हैं वो खेल लेंगे और ज्यादा अच्छा करेंगे। नीरज के स्वागत के लिए उनके घर में भी तैयारियां जोरों पर दिखी। घर पर मेहमानों के स्वागत में शामियाना खिंच गया तो वहीं भट्टियों पर पकवान बनते नजर आए। कहीं सब्जी उबाल मारती दिखी तो कहीं गुलाब जामुन की थाल सजी दिखी। नीरज के लिए खास तौर पर उनकी मां ने उनकी पसंदीदा चीज तैयार की। अच्छी से तैयारी कर रखी है और सब तैयारियां करी हुई है। स्टेज लगा हुआ है, खाने में उसके लिए चूरमा बना रखा। जैसे ही गोल्ड मेडल गले में टांगे नीरज अपने गांव की सीमा में दाखिल हुए, वहां का नजारा ही बदल गया। गांव वालों ने अपने लाल के स्वागत में सारा आसमान पटाखों से भर दिया और ढोल की थाप पर हर कोई झूमता नजर आया। पानीपत की हर सड़क में लोग नीरज को देखने के लिए जुटे। उनकी कार जहां से भी गुजरी, कार पर लगे तिरंगे और उस तिरंगे का नाम रोशन करने वाले नीरज को सब बधाई देते नजर आए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही वहां पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने लूट मचानी शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के आदित्य राजकौल की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में आम लोगों से लूटपाट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि इन आतंकियों ने काबुल समेत कई इलाकों में अपने चेक पोस्ट बना लिए हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इससे पहले अफगानिस्तान की सेना के खिलाफ तालिबान की जंग में ये आतंकी संगठन तालिबान के साथ थे। असल में पाकिस्तान चाहता है कि ये सभी आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन से ही अपनी गतिविधियां चलाएं, ताकि FATF में पाकिस्तान ये साबित कर सके कि उसकी जमीन पर आतंकी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की सरकार में अपना वर्चस्व भी बनाना चाहता है और उसके लिए इन आतंकी संगठनों की मदद ले रहा है।
लोकसभा स्पीकर ने तिरुपति मंदिर में दर्शन किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अपने परिवार के साथ दर्शन किए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही भारत में रह रहे अफगानी नागरिकों की चिंताएं बढ़ गई। ऐसे ही कुछ लोग अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास पहुंच गए। ये शख्स हैं करीब 1 महीने पहले आए थे अफगानिस्तान से। इनको ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसे ही एक परिवार से न्यूज 18 ने बात की तो इनका दर्द छलक गया। उन्होंने दूतावास के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। हमको पता नहीं है क्या वानी का बोलेगा नहीं बोलेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, हमको ये पता नहीं है। आज जरिमा पैसे में मेरे पास नहीं। न्यूजीलैंड ने पूर्व तेज गेंदबाज शेन वॉर्न को उनके कोचिंग स्टाफ में शामिल किया। उन्हें T20 वर्ल्ड कप और भारत के साथ होने वाली T20 सीरीज के लिए ये जिम्मा सौंपा गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस ने एक अवैध डीजल पंप पर छापा मारा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि डीजल पंप एक होटल की आड़ में चल रहा था। 2 आरोपी अटक केलेला आहे। त्यातला जो एक आरोपी होता जलील शेख। पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाले NH10 पर लंबा जाम लग गया। बताया गया कि रास्ते में हुए भूस्खलन के बाद वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। सिक्किम को देश से जोड़ने वाले एकमात्र रास्ते NH10 पर लगा है कई किलोमीटर लंबा जाम। लैंडस्लाइड के कारण ये जाम लगा है। हाईवे पर पहाड़ दरकने से लगे जाम के चलते कई किलोमीटर तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। हालांकि बाद में प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम किया, जिसके बाद एक तरफ का रास्ता खुल गया। वहां कई निजी कारें फंसी दिखी तो वहीं कई सामान से लदी गाड़ियां भी नजर आईं, जिनके चालकों को घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा। 2.5 घंटा हो गया। उत्तराखंड के जोशीमठ से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया और हाईवे के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई। सामने आई एक तस्वीर में पहाड़ से मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तो वहां धूल का गुबार चारों तरफ छा गया। ऐसा लगा जैसे कि बादलों ने उस इलाके को ढक लिया हो। इतनी भारी मात्रा में मलबे को गिरता देख उस रास्ते से गुजरने वाले लोग सहम गए और खुद को इस आफत से बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। ये लोग काफी देर तक इस इंतजार में खड़े रहे कि शायद पहाड़ से पत्थर गिरने बंद हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था और उसने पूरी रफ्तार से कार दौड़ाते हुए कई लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजरते नजर आए। सड़क पर काफी ट्रैफिक था और गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंची और लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। कार की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गया, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मोटरसाइकिल को खींचते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग भागते हुए वहां पहुंचे और घायलों को उठाने की कोशिश करने लगे। कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल बुरी तरह टूट फूट गई, जबकि कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। बाद में पुलिस ने कार के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कैरेबियाई देश हैती से मुसीबत के काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। अब वहां एक समुद्री तूफान ने तांडव मचा दिया है। 3 दिन पहले ही वहां रिक्टर स्केल पर 7.2 की तीव्रता का इतना भयानक भूकंप आया कि 1400 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए थे और अब उसी इलाके में तूफान ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तेज हवा और बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि भूकंप में अपना घर बार गंवा चुके लोगों को राहत कैंप में भी राहत नहीं मिली। उनकी हालत आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी नजर आई। भूकंप ने सिर से छत छीनी तो लोगों ने मैदानों में तंबू गाड़कर गुजारा करना शुरू कर दिया, मगर तूफान ने तंबू भी उखाड़ कर रख दिए। भूकंप में लोगों का सब कुछ लुट गया। इक्का दुक्का सामान उनके हाथ लगा, लेकिन बची कुची कसर तूफान ने पूरी कर दी और लोग अपना सामान बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर दिखे।